आज के इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत में बलबन के बाद जो सबसे प्रमुख स्थान रखता है, जिसने प्रशासनिक, आर्थिक सभी स्थितियों में दिल्ली सल्तनत को सबसे मजबूत बनाया, जिसे हम लोग इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से पढ़ते हैं, जानते हैं। बलबन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत में पुनः उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो गई। उस उत्पन्न स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में खलजी जो उस समय थे, खलजी लोगों ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया। उसमें सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर 1290 में अपनी सत्ता स्थापित की, जो लगभग 6 वर्षों तक चली, और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी से सत्ता अपने हाथों में ट्रांसफ़र कर ली। उस ट्रांसफ़र में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसे सत्ता पर कब्जा किया था। 1296 से लेकर 1316 जो 20 वर्षों का जो इतिहास है, वो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारतवर्ष पर 2-2 बार विजय प्राप्त की, और उसने सबसे अधिक क्षेत्र पर शासन करने का भी काम किया था। अलाउद्दीन खिलजी के पास लगभग 4.25 लाख की संख्या में सेना थी, जिसका गठन उसने विश्व विजय करने के उद्देश्य से किया था। लेकिन अपने गुरु और शुभचिंतकों के द्वारा समझाए जाने के पश्चात उसने अपने इस योजना को बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन उसने पूरे भारत को, दक्षिण भारत सहित सभी क्षेत्रों को उसने जीतने का काम किया था। इतनी बड़ी सेना, केंद्रीय सेना का निर्माण कर और उसको बनाकर रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी शासक के लिए कि उस शासक के पास आर्थिक स्रोत काफ़ी हो, मतलब कि उनके पास अर्थ हो, पैसा हो, धन हो, जिसको खर्च करके वो सेना को बना कर रख सकता हो, और सेना की सहायता से वो अपने साम्राज्यवादी जो अपनी सोच है, लिप्सा है, उसकी पूर्ति कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार के ऊपर चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, है ना, मूल्य निर्धारण की नीति, जिसे हम लोग मार्केट पॉलिसी या बाजार मूल्य नियंत्रण की नीति के नाम से भी जानते हैं, पर हम लोग चर्चा करेंगे। आर्थिक सुधार के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका राजस्व प्रणाली और व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र। पूर्व में जो शासक थे, उनके द्वारा उस तरह के कोई महत्वपूर्ण काम उसमें नहीं किए गए थे, और बलबन की मृत्यु के पश्चात से लेकर जलालुद्दीन खिलजी तक जो मध्यस्थ वर्ग था सामंतों का, उसने पूरे सल्तनत में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी। हम सभी जानते हैं कि सामंतों का काम आम जनता से राजस्व को एकत्र करना और उसे केंद्र को देना, और उस बीच में से अपना हिस्सा रखना होता था। साथ ही साथ वो स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था को भी देखता था। सामंत केंद्रीय शासक के कमज़ोर होने की स्थिति में अपने तरीके से, है ना, अपना प्रशासन चलाने लगते थे, और कभी कभी तो वो केंद्र के विरोध में विद्रोह भी कर देते थे, खुद को स्वतंत्र भी कर लेते थे। तो इन लोगों ने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली थी। इनकी जो सामंतों की जो स्थिति थी, इसको भी तोड़ने के लिए, इसको भी अपने नियंत्रण में लेने के लिए भी लगान व्यवस्था जो पूर्व से चली आ रही थी, उसको बदलने की आवश्यकता भी अलाउद्दीन खिलजी ने महसूस किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले
दोआब का जो क्षेत्र है, जिससे हम लोग जानते हैं गंगा जमुना के बीच के क्षेत्र, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। तो दोआब क्षेत्र में लगान का जो दर था उसको बढ़ा दिया। उसको बढ़ाकर किसानों को उसने कहा कि अब आप 1/3 के जगह पर, अर्थात 33% की जगह पर 1/2 अर्थात 50% राजस्व दें। दूसरी ओर उसने दोआब क्षेत्र में जो भी करमुक्त भूमि मिली थी, करमुक्त भूमि मिली थी, उन सभी भूमि को उसने अपने कब्जे में कर लिया और उसने यह व्यवस्था कर दी कि इस भूमि से जो भी इनकम होंगे उन सभी इनकमों को भूमि अनुदान को वह सीधे शाही खजाने में जमा किया जाएगा, जिसमें हम लोग जैसे जानते हैं, इतिहास से पढ़ते हैं, इक्ता, इनाम, मिल्क, वफ़ आदि के रूप में सामंतों, अधिकारियों, उलेमाओं को बहुत कुछ कर मुक्त भूमि प्रदान किया गया था। इसने इन सबों की जो कर मुक्त भूमि का जो दिया गया था, जो प्रावधान था, उसको समाप्त करके इनके सारे स्रोतों को केंद्र के साथ जोड़ लिया गया। यहाँ से जो भी इनकम होता था वो सीधे सामंत के राजा के रॉयल ट्रेजरी में जमा होता था। अलाउद्दीन ने मसाहत अर्थात भूमि की पैमाइश भी कराई, भूमि की नपाई भी कराई। जलालुद्दीन बढ़नी ने अपने जलालुद्दीन बढ़नी द्वारा रचित पुस्तक के स्रोत में हम उसे देखते हैं, पाते हैं। भूमि को माप के आधार पर, जिससे उसमें बिस्वा कहा जाता था, उसको जो है अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया और एक नया विभाग जो है जिसका नाम था दीवाने मुस्त खर्च की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई। इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बकाया राशि को वसूलने का कार्य किया जाता था और वसूलने के लिए उन्हें बहुत ही अधिकार दिए गए थे और वो कठोरता के साथ इसे वसूला भी करते थे। मध्यस्थ भूमिपति वर्ग में खुद मुकद्दम, चौधरी इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकारी थे। वो वसूली में राज्य का सहयोग करते थे। उनके भी अधिकारों को कम करके अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी स्थिति बना दी कि ये जो वर्ग था, भूमिपति वर्ग, जो हमेशा उपद्रव किया करता था, उसकी स्थिति ऐसी बन गई, उसके सारे धन को उसने छीन लिया, लगान वसूलने के काम से उन्हें मुक्त कर दिया, रियायती दरों पर जो उन्हें मिलता था, भूमि मिली हुई थी, उनसे वंचित कर दिया, उनके जितने भी हुकूक थे उन सबों को अवैध घोषित कर दिया। इस सभी उपायों से उसने उनके आर्थिक स्थिति पर ज़बरदस्त चोट की। बढ़नी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि इस वर्ग के लिए अब घुड़सवारी करना, हथियार रखना, महंगे वस्त्र पहनना, पान खाना संभव नहीं रहा। अब इनके घर की जो स्त्रियां थीं वो दूसरों के घर में काम करके अपना जीवन यापन करने लगी। अगर इसमें हम यह मान भी लें कि बढ़नी के इन विचारों में अतिशयोक्ति भी है, लेकिन यह तो निश्चित ही है कि भूमिपतियों की जो स्थिति थी अलाउद्दीन के खिलजी के समय में, वह बहुत ही कमज़ोर हो गई। साथ ही साथ अलाउद्दीन ने नए करों का भी आरोपण किया, जैसे उसने लूट के समय में जो खुम्स था, जिसमें हम जानते हैं कि 80% जो है सैनिकों के बीच बांटा जाता था, अब 20% रॉयल खजाने में जमा होता था, उसको भी उसने बदल दिया और सीधे उल्टा कर दिया। अब 80% वो रॉयल ट्रेजरी में जाता था, अब 20% ही जो है सैनिकों के बीच में बांटा जाता था। उसका उसने घड़ी, जो मकान पर लगाया जाने वाला कर था, उसकी शुरुआत की। चढ़ाई, चारागाह पर लगाने वाला जो कर था, उसकी भी शुरुआत की। ज़कात, जो हम लोग जानते हैं गैर इस्लामिक लोगों के द्वारा सैनिक कर था, उसको भी लेने की शुरुआत की गई। ज़कात का जो है, और ये जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला सैनिक कर था, और ज़कात जो
मुसलमानों के द्वारा जो इनकम होता था उनको अपने इनकम से 2.5% उसमें वेलफेयर के लिए जमा करना पड़ता था। इन सभी उपायों को करते हुए अलाउद्दीन ने अपने समय में काफ़ी धन एकत्रित किया और उस धन एकत्रित करने के कारण उसने 4.25 लाख की जो सेना बनाई थी उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। आगे के वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि किस तरह से उसने सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की और उस दिए गए वेतन में ही बाजार में मूल्य नियंत्रण की नीति लागू करके उसी में सभी चीज़ों को मुहैया कराने का जो प्रयास किया, जिसमें अलाउद्दीन पूर्णतः सफल रहा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।